हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में मैं आर.डी. चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन एमपीसीएचओ के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज 27 है 2021 है और आज एमपीसीएचओ का एग्जाम था जो कि 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था, जिसके अंदर एक मॉर्निंग शिफ्ट थी और एक इवनिंग शिफ्ट थी। अभी अपन मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे। वैसे जो पेपर है वो ऑफिशियली नहीं दिया गया है और उसकी जो ऑफिशियली आंसर की है वो भी नहीं आ पाई है, बट कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा हमें कुछ एमसीक्यूज मिले हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने आंसर की तैयार की है। वैसे जो ये पेपर है वो मेमोरी बेस्ड पेपर है, कंप्लीटली एग्जैक्ट पेपर नहीं है, जिसके अंदर कोशिश की गई है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है और जो उसके आंसर है उसके ऑप्शंस है वो एज इट इज रहे, बट फिर भी उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा। बट इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट है और कितने क्वेश्चंस है वो रॉन्ग है। ओके, तो अपन डिस्कस करते हैं। पेपर का जो लेवल है वो काफी इजी था, बहुत ही इजी था, जिसके अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे जिनको अपन यहाँ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट उनके एक आंसर की अपन यहाँ पे रेपिडली देख लेते हैं। ओके, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज तमिलनाडु डांस। यहाँ कुछ ऑप्शंस में डांस है, कुछ नृत्य है, उनके नाम दिए गए हैं, जिनमें से पूछा गया था कि तमिलनाडु डांस कौन सा है। ये जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिला था आपको, जिसके अंदर कुछ लोगों ने हिंदी में अटेंड किया होगा, कुछ लोगों ने इंग्लिश में अटेंड किया होगा, बट उसमें पूछा गया था कि तमिलनाडु डांस या फिर नृत्य कौन सा है, जिसमें ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी घूमर। क्लियर है? तो इसमें पूछा गया था तमिलनाडु डांस कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी तमिलनाडु डांस कौन सा होता है? भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम जो डांस होता है, जो नृत्य होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? तमिलनाडु डांस बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था कि डीपीटी वैक्सीन कौन से रूट के द्वारा दी जाती है? डीपीटी इज गिवन बाय विच रूट? डीपीटी वैक्सीन है वो कौन से रूट के द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए इंट्राडर्मल रूट, ऑप्शन बी इंट्रावेनस रूट, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस रूट और ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर रूट। यहां पे इंट्राडर्मल हुआ हुआ है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रामस्कुलर रूट। ओके, और यही इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा डीपीटी वैक्सीन दी जाती है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सिफिलिस इज कॉल्ड बाय। जो सिफिलिस एक डिजीज कंडीशन होती है जो कि बैक्टीरिया से कोज होती है या वायरस के द्वारा कोज होती है या फिर फंगाई के द्वारा कोज होती है या फिर सभी के द्वारा कोज होती है। बहुत ही सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सिफिलिस डिजीज कंडीशन है वो किसके द्वारा कोज होती है? तो किसके द्वारा कोज होती है? ये बैक्टीरिया के द्वारा कोज होती है और बैक्टीरिया का नाम होता है ट्रोपेनेमा पेलिडम। ट्रोपेनेमा पेलिडम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा क्या होता है? सिफिलिस नाम की जो डिजीज कंडीशन है वो वहां पे कोज होती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मदर्स फर्स्ट मिल्क कॉल्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। एक बच्चे के जन्म के बाद मदर के ब्रेस्ट से जो फर्स्ट मिल्क आता है उस मिल्क को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ऑप्शन बी ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं, ऑप्शन सी मैच्योर मिल्क बोलते हैं, ऑप्शन डी हिंड मिल्क बोलते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलेस्ट्रम। यानी जो बेबी होता है आफ्टर बर्थ, वो जो फर्स्ट मिल्क मदर के ब्रेस्ट से जो सक करता है उस मिल्क को अपन क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इसके अलावा जो ट्रांजिशनल मिल्क है वो इमेच्योर और मैच्योर के बिटवीन की स्टेज होती है। एक होता है इमेच्योर, दूसरा होता है मैच्योर। इन दोनों के बिटवीन आता है ट्रांजिशनल, वो होता है ट्रांजिशनल मिल्क। क्लियर है? यानी मैच्योर से इमेच्योर से मैच्योर के अंदर जब मिल्क कन्वर्ट होता है तो इसको अपन ट्रांजिशनल बोलते हैं। इसके अलावा मैच्योर होता है वो कंप्लीटली मैच्योर होने के बाद होता है, जो कि आफ्टर 14 डेज होता है। इसके अलावा जो हिंड मिल्क होता है इसमें एक तो 4 मिल्क होता है, एक 4 मिल्क होता है, एक होता है हिंड मिल्क।
जब बेबी ब्रेस्ट को सक करता है तो सक करने के दौरान जब इनिशियली फेज में या फिर अर्ली फेज में उसको जो वाटरी लाइक मिल्क मिलता है उसको अपन बोलते हैं फोर मिल्क। ये वाटरी लाइक होता है। इसके अलावा फीड करने कुछ देर फीड करते रहने के बाद जो लास्ट में जो फीड मिलता है उसको जो मिल्क मिलता है उसको अपन हिंड मिल्क बोलते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा रहती है। क्लियर है? एक तरीके से बोला जाता है कि जो फोर मिल्क होता है वो थ्रस्ट सेटिस्फाई करने के लिए होता है, थ्रस्ट सेटिस्फाई करने के लिए होता है। इसके अलावा जो हिंद मिल्क होता है वो हंग्री सेटिस्फाई करने के लिए होता है, हंग्री सेटिस्फाई के लिए होता है। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो फोर मिल्क होता है वो प्यास को बुझाने का काम करता है और जो भूख मिटाने का काम करता है वो कौन करता है? हिंद मिल्क करता है। बट यहां पे जो राइट आंसर है वो क्या है? यहां पे सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। व्हेन इज द योगा डे सेलिब्रेटेड? योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जिसमें हो सकता है यहां पे दिया हुआ हो कि इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जो भी रिसेंटली गया है कौन सा? 21 जून, जिसमें ऑप्शन में दिया गया था 21 जून, ऑप्शन बी में दिया गया था 7 अप्रैल, ऑप्शन सी में 21 मार्च, ऑप्शन डी में 20 मई। बल्कि इसमें जो राइट आंसर निकल के आता है वो क्या है? 21 जून। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट कैंसर? यहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन ऑप्शंस में से पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कैंसर नहीं है। ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी कार्सिनोमा, ऑप्शन सी सार्कोमा, ऑप्शन डी ग्लूकोमा। तो यहां पे राइट आंसर इसका निकल के आता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा किसी प्रकार का कैंसर नहीं है, ये एक आई डिजीज है। क्या है ये? आई डिजीज है जिसके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं और इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, आईओपी इंक्रीज हो जाता है, यानी इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोमा के अंदर। इसके अलावा ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा एंड सार्कोमा, ये तीनों की तीनों क्या है? ये तीनों की तीनों कैंसर डिजीज है। एक तरीके से बोला जाता है कि तीनों की तीनों कैंसर है। इसलिए राइट आंसर अपना क्या हुआ? ग्लूकोमा इज राइट आंसर। ग्लूकोमा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट द नेशनल हेल्थ मिशन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम कब स्टार्ट किया गया? नेशनल हेल्थ मिशन, जिसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? एनएचएम। एनएचएम का स्टार्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब किया? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2005। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। 2005 के अंदर एनएचएम प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इंडिया के अंदर एनएचएम प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? 2005 के अंदर। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। प्लाज्मोडियम कैन कोज विच डिजीज? प्लाज्मोडियम किस प्रकार की डिजीज को कोज करता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी ऑल। प्लाज्मोडियम के द्वारा कौन सी डिजीज कोज की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या कोज करता है? मलेरिया कोज करता है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। विच डिजीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन? नियासिन की कमी के कारण अपनी बॉडी में किस प्रकार की डिजीज कंडीशन कोज होती है? नियासिन को अपन विटामिन B3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन B3 भी बोलते हैं। विटामिन B3 की कमी के कारण से ह्यूमन बॉडी में किस प्रकार की डिजीज कंडीशन कोज होती है? ऑप्शन ए
पेलेग्रा, ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन सी जेरोस्थेल्मिया, ऑप्शन डी ओस्टियोपोरोसिस। ओके, तो नियासिन की कमी के कारण से कौन सी डिजीज कंडीशन होती है? पेलेग्रा। जो पेलेग्रा डिजीज कंडीशन है वो विटामिन B3 नियासिन की कमी के कारण से कोज होती है। ओके, बेरी बेरी है वो विटामिन B1 की कमी के कारण से होती है। जेरोस्थेल्मिया है वो विटामिन ए की कमी के कारण से होती है, विटामिन ए की कमी के कारण से होती है। इसके अलावा जो ओस्टियोपोरोसिस है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण से होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण से ओस्टियोपोरोसिस होता है। यहां पे राइट आंसर अपना क्या आया? ऑप्शन ए पेलेग्रा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन द सॉल्यूशन। जो विटामिन ए का सॉल्यूशन होता है जो कि बच्चे को आई साइट को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, विटामिन ए का घोल पिलाया जाता है बच्चे को, उसके अंदर जो अपने पास कंसंट्रेशन आती है उस कंसंट्रेशन के अंदर पूछा गया है कि कितने इंटरनेशनल यूनिट पर ml उस वाइल की कंसंट्रेशन होती है। ऑप्शन ए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ऑप्शन बी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ऑप्शन सी 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ऑप्शन डी 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, जो एक विटामिन ए की वाइल होती है, विटामिन ए, इसके अंदर जितने ml की वाइल होती है उसमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml इसकी कंसिस्टेंसी होती है, पर ml इसकी कंसिस्टेंसी होती है। जैसे किसी बच्चे को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है तो उसको 1 ml पिला देंगे। इसके अलावा किसी को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पिलाना है तो उसको अपन 2 ml पिला देंगे। क्लियर है? ये इसकी कंसिस्टेंसी होती है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत सिंपल क्वेश्चन। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1987। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। 1982 के अंदर, 1982 के अंदर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम MHP कब हुआ था? 1982 के अंदर। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विच वैक्सीन गिवन एट बर्थ। एट बर्थ दी जाने वाली वैक्सीन कौन सी है? ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसमें बच्चा जन्म लेते ही उसको दी जाती है? ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी DPT मींस डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी जिसकी हिब नाम से वैक्सीन आती है, ऑप्शन डी मीजल्स। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? BCG। BCG 8 बर्थ दी जाती है, या तो 8 बर्थ दी जाती है या फिर 6 वीक पे दी जाती है, बल्कि फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है 8 बर्थ। फर्स्ट प्रायोरिटी 8 बर्थ को ही दी जाती है कि 8 बर्थ ही BCG को देना होता है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन इज द पेंटावेलेंट वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट। पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो कब एडमिनिस्टर की जाती है, उसका टाइमिंग के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए 6, 10 एंड 14 वीक पे दी जाती है, ऑप्शन बी 5, 8 एंड 12 वीक पे दी जाती है, ऑप्शन सी 4, 6 एंड 10 वीक पे दी जाती है, ऑप्शन डी 6, 12 एंड 18 वीक पे दी जाती है। ओके, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो कब दी जाती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ओके, तो इसको 6 वीक, राइट आंसर ऑप्शन ए है, 6 वीक पे फर्स्ट डोज दी जाती है। इसकी 3 डोज दी जाती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें से जो फर्स्ट डोज दी जाती है वो 6 वीक पे दी जाती है। इसके अलावा जो सेकंड डोज है वो 10 वीक पे दी जाती है, जो थर्ड डोज है वो 14 वीक पे दी जाती है। मींस आप यूं सोच सकते हैं कि इसके बाद
4 वीक के डिफरेंस के बाद सेकेंड डोज दी जाती है, उसके बाद फिर 4 वीक के डिफरेंस के बाद 14 वीक के ऊपर थर्ड डोज दी जाती है। यानी 4-4 वीक के गैप पे, या फिर बोल सकते हैं कि 1 मंथ के गैप पे, 1 मंथ के गैप पे यदि मंथ में अपन बात करें तो 6 वीक मीन्स 1.5 मंथ, 1.5 मंथ के ऊपर ये दी जाती है। क्लियर? ये 2.5 मंथ पे दी जाती है, 2.5 मंथ के ऊपर दी जाती है। जो 14 वीक वाली है वो कब दी जाती है? ये 3.5 मंथ के ऊपर दी जाती है। क्लियर है? यानी ये 1.5 महीने पे दी जाती है, जो सेकंड डोज है वो 2.5 महीने पे दी जाती है, और जो थर्ड डोज है वो 3.5 महीने पे मींस 14 वीक पे दी जाती है। तो राइट आंसर क्या आ गया यहां पे? ऑप्शन ए। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी सिंपल क्वेश्चन। Which mode of HIV transmission has the highest chances of infectivity except? जो HIV का जो ट्रांसमिशन है, जो HIV का जो ट्रांसमिशन है उसके हाईएस्ट चांस ऑप्शन में दी गई किसी भी कंडीशन से किस किस से हाईएस्ट चांस होता है? एक्सेप्ट। यानी ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेविंग ब्लेड, ऑप्शन सी सलाइवा, ऑप्शन डी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जिनमें से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके अंदर हाईएस्ट इन्फेक्टिविटी के चांसेस रहते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर बहुत ही मिनिमम चांसेस रहते हैं। तो जो मिनिमम चांसेस वाला है वो अपने को आंसर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया था? एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है कि एक को छोड़ के, एक ऑप्शन को छोड़ के 3 इसके साथ मैच होने चाहिए। HIV ट्रांसमिशन के अंदर मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी 3 ऑप्शंस के साथ होती है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के साथ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी होती है। सेविंग ब्लेड से यदि कोई HIV पेशेंट है, उसने सेविंग की और वो ब्लेड किसी और को लग जाती है, तो ब्लड कॉन्टैक्ट से क्या होता है? HIV ट्रांसमिशन होता है। तो ये भी इन्फेक्टिविटी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ऑप्शन सी सलाइवा है, सलाइवा के द्वारा बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी क्या होगा? मैक्सिमम चांसेस रहेगा, क्योंकि ट्रांसमिशन के HIV ट्रांसमिशन के मैक्सिममली 2 ही रूट होते हैं। HIV ट्रांसमिशन के 2 तरीके होते हैं। एक सेक्सुअल, यदि कोई HIV पेशेंट है वो किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको HIV फैल सकता है, ट्रांसमिशन हो जाता है। दूसरा होता है ब्लड, दूसरा होता है ब्लड। ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूजन हो, या फिर किसी को नीडल स्टिक इंजरी हो गई हो, या किसी को ब्लेड लग गया हो HIV पेशेंट का, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बल्कि ब्लड के द्वारा जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं इन्फेक्टिविटी कोज होने के। इसके अलावा जो सलाइवा है, यहां से या तो चांसेस होते नहीं है या फिर बहुत ही मिनिमम चांसेस होते हैं कि HIV की इन्फेक्टिविटी है वो पेशेंट के अंदर ट्रांसमिशन हो जाए। क्लियर है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विच मेम्ब्रेन इज फाउंड बिटवीन एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर? ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जो एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर को कनेक्ट करती है? जो अपनी ईयर कैनाल है, जो अपनी ईयर कैनाल है जिसमें ये एक्सटर्नल ईयर हो गया, ये इंटरनल ईयर हो गया, एंड ये मिडल ईयर हो गया। ये मिडल ईयर है, क्लियर है? ये मिडल ईयर है, ये इनर ईयर है, ये इनर ईयर है, और इसके अलावा ये जो है ये एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर है। इस एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से कनेक्ट करने वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं? इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलेंगे, ऑप्शन बी बोल रहा है एंडोलिम्फ बोलेंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है स्टाचियन ट्यूब बोलेंगे, ऑप्शन डी बोल रहा है लेब्रिंथ बोलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो एक्सटर्नल ईयर से मिडल ईयर को कनेक्ट करती है उस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पे बोल रहा है पैकेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पिल्स। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो पैकेट होता है, जो एक स्ट्रिप होती है, इस स्ट्रिप के अंदर कितनी टेबलेट्स आती है? नंबर ऑफ पिल्स के बारे में पूछा गया है कि जो पिल्स की जो स्ट्रिप होती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, उसमें कितनी टेबलेट्स दी होती है। उसमें इस तरीके से बहुत सारी टेबलेट्स होती है,
और इन टेबलेट्स के बारे में पूछा गया है कि टोटल कितने टेबलेट्स होती है। ऑप्शन ए बोल रहा है 21 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है और जो 7 टेबलेट होती है वो आयरन की पिल्स होती है। मींस टोटल कितनी होती है, 28 पिल्स बता रहा है। ऑप्शन बी यहां पे बोल रहा है कि 14 तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है और 14 होती है वो आयरन पिल्स होती है। मींस टोटल कितनी बता रहा है, 28 पिल्स बता रहा है। ऑप्शन सी यहां पे बोल रहा था कि टोटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है 28 की 28, टोटल 28 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। ऑप्शन डी बोल रहा है 7 तो उनमें से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है और 21 होती है आयरन पिल्स होती है। ओके, अब अपन आंसर की बात करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे 28 पिल्स होती है टोटल। टोटल कितनी होती है, 28 पिल्स होती है, जिनमें से 21 तो होती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है 21 तो, इसके अलावा जो 7 टेबलेट्स होती है या फिर बोल सकते हैं कि 7 पिल्स होती है, वो होती है आयरन पिल्स। किसकी होती है, आयरन पिल्स होती है, जो कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान जितना ब्लड लॉस होता है उसको भी कंपेंसेट करवाने के लिए होती है। क्लियर है? तो यहां पे राइट आंसर क्या निकल के आता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर निकल के आता है 21 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड 7 है यहां पे आयरन पिल्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, ओके, यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स। जब किसी पेशेंट को अपन बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी अपन एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, तो उसकी बॉडी में किस प्रकार की या फिर बोल सकते हैं कि किस तरह की एंटीबॉडीज है वो प्रोड्यूस होगी। ऑप्शन ए बोल रहा है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी। ऑप्शन बी बोल रहा है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी। ऑप्शन सी बोल रहा है पैसिव नेचुरल एंटीबॉडी इम्यूनिटी है उसके अंदर प्रोड्यूस होगी। और ऑप्शन डी बोल रहा है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसके अंदर प्रोड्यूस होगी। ओके, तो किस प्रकार की एंटीबॉडी उसमें प्रोड्यूस होगी। देखिए यहां पे रेडीमेड का बोला गया है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज अपन ने प्रोड्यूस उसके अंदर एडमिनिस्टर की है, और रेडीमेड की है तो कॉमन सी बात है कि क्या होगा, पैसिव है। जब अपन ने बाहर से की है तो क्या है, ये पैसिव है। बिकॉज जो एक्टिव एंटीबॉडीज होती है वो बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होती है, तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। क्लियर है? इसके अलावा ऑप्शन सी है पैसिव नेचुरल। पैसिव नेचुरल, नेचुरल होती है जो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली बनती है, रेडीमेड नहीं होती है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर होगा, बिकॉज पैसिव यानी बाहर से अपन ने दी है, क्योंकि ये रेडीमेड है, रेडीमेड है ये। इसके अलावा एक्वायर्ड का मतलब हुआ कि वो बॉडी के अंदर उससे खुद इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा। वो रेडीमेड है इसलिए उसको खुद इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा, वो नेचुरल नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, 1 सेकेंड। ओके, अभी आप 1 सेकेंड के लिए वेट करिए। ओके, ठीक है, अपन ने 16 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, 17 तक कर लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर सिंपली एक बहुत ही सिंपल डायग्राम पूछा गया था, एक डायग्राम दिया गया था और उस डायग्राम का नाम पूछा गया था आपसे कि इस डायग्राम में दिया गया जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है। ओके, और बहुत ही सिंपली आप इसको जानते थे। इस तरह का एक डायग्राम था जिसमें पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है। इसके जो सारे ऑप्शंस है वो तो हमें स्टूडेंट से नहीं मिल पाए, बल्कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, ये लंबर पंक्चर नीडल है। क्या है ये, लंबर पंक्चर नीडल है। इसको अपन शॉर्ट के अंदर एलपी नीडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलपी नीडल बोलते हैं इसको। इसका लंबर पंक्चर के लिए यूज करते हैं। एक तरह से स्पाइनल नीडल होती है ये, स्पाइनल नीडल होती है ये, स्पाइनल नीडल होती है। और लंबर पंक्चर क्यों किया जाता है, लंबर पंक्चर क्यों किया जाता है, स्पाइनल फ्लूइड को निकालने के लिए। किसके लिए, स्पाइनल फ्लूइड को।
स्पाइनल फ्लूइड को निकालने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए या फिर बोल सकते हैं कि सैंपल कलेक्ट करने के लिए, किसके लिए? सैंपल कलेक्ट करने के लिए। और स्पाइनल फ्लूइड को अपन और क्या बोलते हैं? स्पाइनल फ्लूइड का मतलब है सीएसएफ, यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को निकालने के लिए या फिर सैंपल को कलेक्ट करने के लिए अपन एलपी नीडल का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। आइडेंटिफाई द इमेज, डायग्राम में दिया हुआ है। इसको अपन बीपी हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीपी हैंडल बोलते हैं। और इसके यूजेस की अपन बात करें तो एक तरीके से ये ब्लेड का हैंडल होता है, जिसके अंदर जो सर्जिकल ब्लेड होती है, अलग अलग साइज की सर्जिकल ब्लेड होती है, जिसको इस हैंडल पे, इस जगह पे फिक्स किया जाता है और उसके बाद यूज किया जाता है। यानी सर्जिकल ब्लेड को यूज करने के लिए, सर्जिकल ब्लेड को होल्ड करने के लिए या फिर यूज करने के लिए, होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बीपी हैंडल बोलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 19। यहां पे भी एक डायग्राम दिया गया था। वैसे पेपर में बताया गया है कि 3 डायग्राम ही आए थे, जो मैंने एक साथ यहां पे दे दिए हैं। 3 डायग्राम में पूछा गया था, इनके सिर्फ नाम पूछा गया था कि इनका नाम क्या है। आइडेंटिफाई द इमेज को आइडेंटिफाई करना था आपको। और इमेज में जो डायग्राम दिया हुआ है इसका नाम क्या है? डिफिब्रिलेटर। क्या है ये? डिफिब्रिलेटर है। इसको अपन डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। ये डिफिब्रिलेटर मशीन हो जिसको ऊपर कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो जाता है पेशेंट का, तो उसको शॉक देने के लिए दिया जाता है। उसको शॉक दिया जाता है, उसको शॉक देने के यूज में लिया जाता है। जो कि 2 तरह के शॉक्स दिए जाते हैं इसके अंदर, एक सिंक्रोनाइज्ड होता है, एक एसिंक्रोनाइज्ड होता है। तो इसको शॉक देने के लिए यूज में आता है। यहाँ पे स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे जो पेशेंट की 8% जो ईसीजी चल रही होती है वो यहाँ पे दिखाई देती है। और ईसीजी के अंदर जो वेव फॉर्म बनती है, इस वेव को देखते हुए वहां पे छोड़ दिया जाता है उस पेशेंट को। ठीक है, जिसके अंदर 2 प्रकार की एनर्जी यूज की जाती है। एक के अंदर 200 जूल की एनर्जी यूज की जाती है और एक के अंदर 360 जूल की एनर्जी है वहां पे यूज की जाती है। क्लियर है? बल्कि यहां पे सिर्फ अपन आंसर की के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है? डिफिब्रिलेटर मशीन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो कि एमपी के एक पड़ोसी राज्य से आता है। एलिफेंट महोत्सव इज सेलिब्रेट इन विच स्टेट? एलिफेंट महोत्सव कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए एमपी के अंदर, ऑप्शन बी यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन डी बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। तो एलिफेंट महोत्सव कहां सेलिब्रेट किया जाता है? राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। एलिफेंट महोत्सव, जो हाथियों का जो महोत्सव है, एक महोत्सव होता है, वो कहां सेलिब्रेट किया जाता है? राजस्थान में, जो एमपी का एक पड़ोसी स्टेट है, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोणार्क टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कोणार्क टेम्पल, एक कोणार्क जो टेम्पल है वो कौन से स्टेट के अंदर प्रेजेंट है? ऑप्शन ए उड़ीसा के अंदर, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी पंजाब में और ऑप्शन डी है दिल्ली में। यानी कोणार्क टेम्पल है वो कहां पे प्रेजेंट है? तो इसका राइट आंसर है वो क्या है? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर कोणार्क टेम्पल है वो सिचुएटेड है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेज ऑफ लेबर इज परफॉर्मेड इपीजियोटोमी? इपीजियोटोमी लेबर की कौन सी स्टेज में की जाती है, जिसके अंदर लेबर की 4 स्टेज होती है? ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी सेकेंड स्टेज, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज, ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज। इपीजियोटोमी लेबर की कौन सी स्टेज में की जाती है? अपन सबसे पहले इपीजियोटोमी को समझते हैं। इपीजियोटोमी क्या होता है? जो वेजाइना और एनस के बिटवीन, जो एक तरीके से वेजाइना होती है और यहां पे एक एनस होती है, इस एनस और वेजाइना के बिटवीन जो ये पेरिनियम होती है, इसको अपन बोलते हैं पेरिनियम। इस पेरिनियम को कट करते हैं अपन, और इस कट करने का जो प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं? एपीजियोटोमी बोलते हैं। एपीजियोटोमी बोलते हैं। क्लियर है? ये एपीजियोटोमी क्यों की जाती है?
फीटस का जब हेड कई बार बड़ा होता है या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है, तो उस दौरान लेबर को इजी बनाने के लिए, लेबर को इजी करने के लिए, या फिर बोल सकते कि वेजाइना का जो आउटर जो माउथ है, या फिर बोल सकते कि वेजाइना का जो एक्सटर्नल ओरिफिस है उसको ब्रॉड करने के लिए, थोड़ा साइज इंक्रीज करने के लिए अपन एपिजियोटोमी करते हैं। और कब की जाती है ये? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में की जाती है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में की जाती है, जिसके अंदर फीटस है वो एक्सपेल होता है, यानी एक्सटर्नल आउटवर्ड के अंदर यूट्रस से बाहर एक्सपेल होता है। उस कंडीशन में लेबर की सेकेंड स्टेज के अंदर क्या की जाती है? एपिजियोटोमी की जाती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च इन विच ईयर? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1960 के अंदर, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1975 के अंदर। तो नेशनल फैमिली प्रोग्राम वेलफेयर प्रोग्राम कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? 1952 में। काफी बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बहुत सी बार एग्जाम में आता है, कॉमन क्वेश्चन है। ओके, तो राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 वेरी सिंपल क्वेश्चन, रेंज ऑफ सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया की रेंज के बारे में पूछा गया था कि जो अपना हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो किससे या फिर किस रेंज से यदि बिलो हो जाता है या कम हो जाता है तो उसको अपन सीवियर एनीमिया के अंदर कंसीडर करेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है लेस देन 7 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन बी बोल रहा है लेस देन 10 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन सी बोल रहा है लेस देन 9 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन डी बोल रहा है लेस देन 11 ग्राम पर डीएल। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आता है यहां पे? ऑप्शन ए। जब हीमोग्लोबिन लेवल है वो 10 ग्राम पर डीएल से बिलो हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। और जब ये 9 से बिलो हो जाता है, 9 ग्राम पर डीएल से बिलो हो जाता है तो इसको अपन माइल्ड एनीमिया बोलते हैं, इसको अपन माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। इसके अलावा जब ये लेवल 8 से बिलो हो जाता है, 8 ग्राम पर डीएल से बिलो हो जाता है तो उसको अपन मॉडरेट एनीमिया बोलते हैं, इसको अपन मॉडरेट एनीमिया बोलते हैं। और इसके साथ ही साथ जब ये लेवल 7 ग्राम पर डीएल से कम हो जाता है, 7 ग्राम पर डीएल से कम हो जाता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सीवियर एनीमिया के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इसको सीवियर एनीमिया के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इस लेवल को बहुत ही कम बोला जाता है, बहुत ही कम माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए निकल गया है यहां पे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फर्स्ट डोज गिवन इन विच एज? हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उसकी फर्स्ट डोज कब दी जाती है? इसकी टाइमिंग के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए 8 बर्थ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 10 वीक, ऑप्शन डी 15 वीक। कब दी जाती है हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट डोज? तो यहां पर राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए। हेपेटाइटिस बी की जो फर्स्ट डोज है, फर्स्ट डोज है वो 2 तरीके से दी जाती है, या तो 8 बर्थ पे दी जाती है या फिर 6 वीक पे दी जाती है। 6 वीक पे दी जाती है, बल्कि यहां पे ऑप्शन में 8 बर्थ दिया हुआ है, 6 वीक का यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए अपना राइट आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन ए निकल के आएगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है विच साइट इज परफेक्ट फॉर डीपीटी वैक्सीनेशन? डीपीटी वैक्सीनेशन के लिए कौन सी साइट को परफेक्ट माना जाता है? किस साइट को सबसे अच्छा माना जाता है, या फिर किस साइट पे डीपीटी वैक्सीन को दिया जाता है? डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेस वैक्सीन को किस साइट पे दिया जाता है? आजकल ये पेंटावेलेंट आती है। क्या आती है? ये पेंटावेलेंट होती है। आजकल ये पेंटावेलेंट हो गई है डीपीटी की जगह, इसमें 2 वैक्सीन और मिला दी गई है। ऑप्शन ए वेस्टस मीडियालिस, ऑप्शन बी वेस्टस लेटरालिस, ऑप्शन सी ग्लूटियल मसल, ऑप्शन डी डेल्टोइड मसल। तो कहां पे दी जाती है ये?
IM रूट के द्वारा वेस्टस लेटरालिस साइट पे, जो वेस्टस लेटरालिस साइट है यहां पे क्या दी जाती है, DPT वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अपन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत शानदार क्वेश्चन, इन विच पेंटावेलेंट वैक्सीन थर्ड डोज इज गिवन। पेंटावेलेंट वैक्सीन की थर्ड डोज किस टाइम पीरियड पे दी जाती है? ऑप्शन ए यहां पे 6 वीक बता रहा है, ऑप्शन बी यहां पे 10 वीक बता रहा है, ऑप्शन सी यहां पे 12 वीक बता रहा है, एंड ऑप्शन डी यहां पे 14 वीक बता रहा है। ओके, तो इसका राइट और सबसे अच्छा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 14 वीक। 14 वीक इसका राइट आंसर है, बिकॉज पेंटावेलेंट की जो फर्स्ट डोज है वो 6 वीक पे दी जाती है। इसके अलावा जो सेकंड डोज है वो इसके बाद 4 वीक के बाद यानी 10 वीक पे दी जाती है। इसके अलावा जो थर्ड डोज है, जो तीसरी डोज है, वो इसके अंदर फिर 4 वीक पल्स करते हैं तो 14 वीक के ऊपर, 14 वीक के ऊपर दी जाती है। क्लियर है? यानी 14 वीक के ऊपर अपन क्या देते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन की थर्ड डोज एडमिनिस्टर करते हैं बच्चे को। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। नेशनल वैक्सीनेशन डे को किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 16 मार्च, ऑप्शन बी 14 मई, ऑप्शन सी 20 फेब, ऑप्शन डी 2 मार्च या फिर 2 मार्च। किस डेट को नेशनल वैक्सीनेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, 16 मार्च को, 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है वो कोई ज्यादा डिस्कस करने वाले भी क्वेश्चन भी नहीं है, सिंपली इनमें आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, पॉजिटिव एजेंट ऑफ डेंगू। डेंगू वायरस के, डेंगू के पॉजिटिव एजेंट के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए एडेज एग्यापैथी मॉस्क्यूटो, ऑप्शन बी एनाफ्लीज, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी ऑल। जो डेंगू है वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि मच्छर के कारण से होता है, मॉस्क्यूटो के कारण से होता है, बल्कि कौन सा मॉस्क्यूटो होता है, एडेज एग्यापैथी। जो एडेज एग्यापैथी होता है ये क्या कोज करता है, ये डेंगू कोज करता है। यहां पे ऑप्शन बी में दिया गया एनाफ्लीज, तो ये मलेरिया कोज करता है, ये मलेरिया कोज करता है। और जो एनाफ्लीज है वो एक तरीके से प्लाज्मोडियम का ही टाइप्स है। क्लियर है? तो यहां पे राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन ए निकल के आया। यहां पे अपन ने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस किया है और फर्स्ट शिफ्ट के 30 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगले वाले पार्ट के अंदर इसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट से काफी सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं, और यदि आपके पास भी इन क्वेश्चंस के अलावा जो अदर क्वेश्चंस है तो आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो नंबर चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एज इट इज अच्छे से आपको क्वेश्चन याद है तो उस क्वेश्चंस को भी इसमें जोड़ के कंप्लीट आंसर की आपके लिए प्रिपेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते अपन नेक्स्ट पार्ट सेकंड के अंदर। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, और आपको यह आंसर की कैसी लगी और इसके अंदर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपनी राय जरूर दे कि आपको जो ये वीडियो है वो कैसा लगा। इसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट भी है तो उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा विचार किया जा सकता है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, थैंक यू।